हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सस्ता इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और हमारा लेक्चर ये 5 चल रहा है। और इसके जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसका पार्ट आज पांचवा पार्ट है ना इसका। ये आज इसका 5वां पार्ट है। ठीक, पहला जो चैप्टर मेरा चल रहा है चैप्टर 1 है मेरा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, है ना। चलिए, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ लिया है भैया। कूलाम का नियम हो चुका था। अब आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा देखते हैं। आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दें कल की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल नेटवर्किंग समस्या ज्यादा थी। ठीक है, पूरा दिन, इसलिए किसी भी क्लास में कोई सब्जेक्ट हमारा नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है, और आपके यहाँ भी हुआ होगा क्योंकि कई सारे से वोडाफोन वगैरह और आइडिया वगैरह ये सब चीजें जो थी बिल्कुल नेटवर्क चल ही नहीं रहा था, और लाइट की भी समस्या थी, मोबाइल भी नहीं चार्ज हो पा रहा था, है ना। तो इस प्रकार से कल की सारी क्लासें बंद की गई थी क्योंकि जो है तकनीकी समस्या बहुत ज्यादा थी। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश के मात्रक कूलाम की परिभाषा। देखिए, कूलाम की परिभाषा में जो हमारा निकला था सूत्र, क्या निकला था? कूलाम की परिभाषा क्या थी? कूलाम का नियम क्या था भाई? कूलाम का नियम क्या था बताइए जरा सा। कि क्या था? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल। कूलाम बल क्या होता है? वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल तो क्या होता था? वो उनके बीच की दूरी के, उनके आवेशों के समानुपातिक था, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था ना। यहाँ से निकल करके हमारा जो फॉर्मूला आया था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा निकल करके आया था, है ना बच्चा। चलो, अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां से देखते हैं कि निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश। अच्छा, एक बात बताओ, बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ? क्या ये समझते हो कोई बिंदु और उसका आवेश? नहीं, ये जो मेरा बोर्ड है ना बच्चा, ये भी बिंदु आवेश हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब देखो यहां से हम इस बोर्ड को देख रहे हैं इस प्रकार से, तो भी बिंदु नहीं। धीरे धीरे करके जब हम पीछे होते हुए चलेंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसी स्थिति आएगी, ये धीरे धीरे हमको एक छोटा सा दिखाई लगने लगा, तो वहां पर ये बोर्ड भी मेरा एक बिंदु आवेश के प्रकार से हो जाता है। तो बिंदु का आवेश यही नहीं कि एक बिंदु, कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, बिंदु आवेश में तो यहां से बिंदु आवेश, निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के बीच कार्यरत बल। दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच कार्यरत कूलाम बल। कूलाम बल क्या? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कूलाम बल क्या बनेगा? यहां से क्या होगा? बीच कारत कूलाम बल, कारत बल भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मेरा फार्मूला बनता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और एक और मेरा हुआ था कौन सा? K वाला। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, ये भी तो बड़ा था। Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, इतने न्यूटन ये बल होगा। किस लिए होता है? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से बच्चा समझिएगा। यदि निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच क्या है? कारत कूलाम बल क्या होगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और न्यूटन, ये कूलाम के नियम से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1, हम Q1 Q2 को क्या कर लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक कूलाम तथा R इक्वल टू 1 मीटर। समझिएगा, जब हम यहाँ से Q1 और Q2 को 1 मान लिया, कूलाम तथा R को भी 1 मान लिया, तो यहाँ से F इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? K और Q1 Q2 देखो ये करेंगे 1 अपान 1, ये टोटल 1 हो जाएगा। F इक्वल टू क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। F इक्वल टू कितना आ जाएगा? K आ जाएगा। अब एक चीज जरा हमको कोई जल्दी से बताए कि K की जो वैल्यू थी ये यहाँ पर कितना थी? कोई बताए जल्दी से, K की वैल्यू कितना थी? जल्दी से बताओ। तो K इक्वल टू, जल्दी से बताओ मुझे, कितना था? 9 गुणे 10 की घात 9। अच्छा चलो आप लोग मात्रक बता दो जल्दी से मात्रक बताओ क्या होगा?
जल्दी से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम का स्क्वायर, यही तो था, है ना। तो यहां से जब हम k इक्वल टू रख दे तो F इक्वल टू मेरा बच्चा क्या आ जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन का बल लग जाएगा ना। F बल है ना, बल के लिए क्या हो जाएगा फिर N हो जाएगा। k का मैंने यहां से मान रख दिया। अब बताओ यहां से मेरी परिभाषा क्या बन सकती है, जल्दी से बताओ क्या बन सकती है कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है, यहां से देखिए मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, क्योंकि लिखने पे बोर्ड पे यहाँ पे समझ में नहीं आ पाएगा ना। लिख लीजिए जल्दी से कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश क्या है बच्चा, बिंदु आवेश है। तो क्या हो गया, यहां से परिभाषा हमारी क्या बन गई कि एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो समान बिंदु आवेश को 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन के बल के साथ क्या करता है बच्चा, प्रतिकर्षित करता है, जबकि दोनों आवेश क्या है, बिंदु आवेश हैं। तो यहां से मेरी परिभाषा बन जाती है। मैंने परिभाषा बोल दिया है, आप लोग उसको लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, सबसे ज्यादा पूछा लेकिन बहुत कम ही जाता है, परंतु उसमें एक चीज ज्यादा पूछा जाता है, वो देख लेता हूं। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का मतलब क्या हो गया, परिमाण के साथ साथ दिशा को भी ध्यान में रख करके अर्थात वेक्टर का प्रयोग करके हम उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमको विशेष ध्यान में रखना है। सदिश स्वरूप है ना, वेक्टर का भी प्रयोग करके। तो यहां से देखिए मैं पीडीएफ जरूर दे दूंगा, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है और टाइम भी बहुत ज्यादा चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं कुछ चीज बोलता हुआ चलता हूं। देखिए यहां से मैंने मान लिया, समझिएगा बात को, ये मेरा क्या हो गया, एक निर्देशांक ले लेता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस अर्थात एक्स अक्ष होता है और ये मेरा वाई एक्सिस वाई अक्ष होता है। दो आवेश हैं, एक है मेरा Q1 और एक है मेरा Q2। बात को समझना अच्छे से बच्चा, समझ ले गए, क्योंकि आपने 11 में वेक्टर पढ़ा होगा, आपने मैथ में भी वेक्टर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं सारी चीजें अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग समझना, फिलहाल मैं पूरा प्रयास करूंगा समझाने का, ठीक है। चलो देखो, थोड़ा सा आवाज हमारी गड़बड़ होगी, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं इस समय कृषि कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, मैं कृषि कार्य में भी व्यस्त हूँ साथ साथ, इसलिए आवाज थोड़ा सा मेरी गड़बड़ हो सकती है, तो उसको एडजस्ट करिएगा। तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर ये मेरा मूल बिंदु हो गया O, ठीक बच्चा, जानते हो मूल बिंदु। तो यहाँ से जो Q1 की स्थिति सदिश होगी O के सापेक्ष, अर्थात Q1 की जो मेरी स्थिति सदिश होगी, स्थिति सदिश यहां से ये मेरा मान लेते हैं वेक्टर R1, ठीक बच्चा। और Q2 की जो स्थिति सदिश होगी, बच्चा, वो मेरा हो जाएगा R2 वेक्टर। क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर। माना निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश हैं, कितनी दूरी पर स्थित बच्चा, R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, कि मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 और Q2 का R2 स्थिति सदिश है, ठीक बच्चा। Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या होगा, Q1 के सापेक्ष Q2, देखो स्थिति सदिश R1 हो गई, R2 हो गई, ये आप समझ सकते हैं। अब यहां से हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इधर देखो, समझो बात को, Q1 और Q2, जब Q1 जो है Q2 पर बल लगाएगा, यदि ये दोनों समान प्रकृति का मतलब क्या होगा, सजातीय है, तब क्या होगा, इनके बीच क्या होगा बच्चा, प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा।
तो जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q1 Q2 पर, जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा, बात को यहां से अच्छे से समझना बच्चा, जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तो इस बल को हम किससे लिखेंगे, F वेक्टर के साथ। देखो जिस पर बल लगेगा, जिस पर बल लगेगा उसको पहले, तो Q2 पर लग रहा है तो 2, और किससे लग रहा है 1, तो F21। यहां पर क्या होगा, Q1 के द्वारा Q2 पर जब बल लगेगा तो Q2 क्या होगा, आगे की ओर खिसकेगा, आगे की ओर, तो यहां पर क्या हो जाएगा F21। इधर आते हैं, जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो Q1 इधर की ओर भागेगा, तो यहां पर जो बल मेरा हो जाएगा F12 हो जाएगा, F12 हो जाएगा। जब Q1 Q2 की ओर दिशा, जब दिशा की बात यहां आती है तो Q1 से Q2 की ओर की जो मेरी दिशा बनेगी वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जो यहां से यूनिक वेक्टर आ जाएगा, एकांक सदिश मेरा मिलेगा, वो एकांक सदिश मेरा क्या मिल जाएगा, कैप R21, कैप R21। और इधर से इधर की जो मेरी एकांक सदिश बनेगी दिशा के साथ साथ, वो मेरी क्या बनेगी बच्चा, वो मेरा बन जाएगा कैप, कैप का मतलब जानते हो, एकांक सदिश। जैसे इस प्रकार से लिख रहे हैं R12, यहां से जो लिख रहे हैं R12, ठीक, ये मेरा बन गया, ये मेरा क्या बन गया, चित्र बन चुका है। तो माना निर्वात में R दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मिल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 व R2 है, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश क्या है बच्चा, वेक्टर R21, तथा इसकी जो दिशा एकांक सदिश है वो मेरी क्या है, R21। यहाँ 1-2 के लिए R21 और 2-1 के लिए 1-2। यहां से ये बात समझ में आ गई बच्चा। 2-1 और 1-2 का मतलब क्या हुआ, R से 2 से यहां से 1 की दिशा और इधर से इधर की दिशा। ये वेक्टर किसका क्या मतलब हुआ कि 1 पर बल लग रहा है 2 से, और यहां पर क्या हुआ, 2 से बल लग रहा है 1 पे। मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप लोग पूरा लिख लेना, यहां मैं केवल समझाते हुए चलूंगा। अब आ जाते हैं Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या होगा जरा बताओ। Q2 के द्वारा Q1 पर आवेशित बल, Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, Q1 पर जो आरोपित बल होगा 1 पर, तो यहां बल की बात तो F की ही होगी। 1 पर बल लग रहा है तो 1 होगा, 2 उसके द्वारा लग रहा है तो 2 होगा, ठीक, बराबर वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R², वही फॉर्मूला। लेकिन ये मेरा अभी परिमाण है, क्या है, परिमाण। इसमें वेक्टर में दिशा का भी ध्यान देना है। तो जैसे ही मैंने वेक्टर लगाया तुरंत इसके साथ साथ यहां से जो मेरा यूनिक वेक्टर था बच्चा, कौन सा यूनिक वेक्टर था, इधर की ओर दिशा, अर्थात जो Q2 की दिशा थी, तो वो मेरा यहां से आ गया कैप R12, यहां से कैप R, देखो 2 से लग रहा है ना, 2 की दिशा क्या होगी, इधर से इधर आएगा तभी बढ़ते हुए इधर जाएगा, तो यहां से R12 वेक्टर आ गया। ये आ गया बच्चा। अब यहां से समझ में आ गया होगा, कोई मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैप यहां से देख लो, इस प्रकार समझ सकते हैं, कैप R मेरा क्या होता है, वेक्टर R अपान माड में R, परिमाण इसका इस तरह होता है। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R अपान R, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा बनेगा, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा और 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको हम समझाएंगे, बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ये मेरा बन जाएगा चूंकि, या फिर हम लिख सकते हैं जहां कैप R12 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर R12 अपान वेक्टर में यहां माड में R12, ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर R12 अपान ये R हो जाएगा। जब हम इसमें यहां इसकी जगह पे R कैप 12 की जगह R12 अपान R लाएंगे तो ये मेरा हो जाएगा वेक्टर F12 इक्वल टू
1/4πε0 और यहाँ से Q1 Q2 अपान, देखो R जब यहाँ पर रखेंगे, R रखेंगे तो ये R और इसमें गुणा होकर R क्यूब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R का क्यूब हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा ना। और यहां से क्या बच जाएगा, ये वाला बचेगा वेक्टर R12। देखो इतना भी लिखते हैं, इतना भी यहाँ पर हम लोग बहुत लोग लिख देते हैं वेक्टर स्वरूप में, लेकिन इसके आगे भी करना होता है। यहाँ पर भी रोक सकते हैं लेकिन इसके आगे भी करना रहता है। इसके साथ एक चीज हमें और सीखनी है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ूंगा। इस पे आता हूं मैं, इस पे आता हूं। R12 क्या है, R12 क्या है, R12 क्या है, यहां से यहां तक की दूरी ही तो है इसकी स्थिति इसकी एकांक सदिश है। तो इसका मान देखो इस प्रकार से जब होता है, समझते होगे आप लोग, यहां से ये तीर का निशान इस प्रकार से, जब इसको हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये वाला माइनस ये वाला वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है ना, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारा R12 क्या हो जाएगा मेरा, यहां से तो वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R का क्यूब। और यहां से जो है मैंने एक स्टेप यहां से क्या किया है पता है ना, यहाँ पे मैंने ये कैप R12 की जगह ये रखा और इसकी जगह ये वाला आ गया, तो R12 वेक्टर में बचा और R इसमें गुणा हो गया करके, तो R का क्यूब हो गया। आप समझ सकते हैं। तो F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R क्यूब, और R12 यहां से क्या हो जाएगा बच्चा, ये मेरा हो जाएगा R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, R2 ये हो जाएगा R2 माइनस R1, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा, ये R2 माइनस R1। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां से, जल्दी से बताइए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं यहां से। आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। क्या हो जाएगा ये R2 माइनस ये हो गया मेरा R1, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल निकाल लेंगे। Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या होगा बताओ जरा सा। देखो सारी चीजें वही रहेंगी, सारी चीजें वही रहेंगी, केवल बदलेगा क्या, देखो Q1 द्वारा Q2 पर, अब ये बदल जाएगा ना, Q1 द्वारा, तो यहां से जो बल F इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, ये वेक्टर F इक्वल टू 2 1 हो जाएगा। 2 पर बल लग रहा है एक की तरफ से, 2 पर बल लग रहा है एक की तरफ से, इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R का क्यूब। यहां से ये बदल करके जो R2 माइनस R1 है, इधर से क्या हो जाएगा बच्चा, इधर से हो जाएगा R1 माइनस R2। फिर हम इधर से दिशा लेंगे ना इसकी, तो ये मेरा हो जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक, वेक्टर में ये, ठीक, इसकी दिशा के साथ साथ, ठीक बच्चा। चलो अब इसको ऊपर हम बिगाड़ते हैं, ऊपर हम इसको बिगाड़ते हैं। चलिए एक चीज यहां से तो मैंने इसको भी बिगाड़ दिया जो पहले लिखा था, रुक जाओ पहले वाला लिख लूं तभी समझ में आएगा ना। चलो इसको हम बाद में लिख लेंगे, है ना, बाद में लिख लेंगे फिर से, ये जो मेरा है इसको ध्यान में रखना। चलिए अब आते हैं यहां से स्थिति लेते हैं नंबर 1, जब Q1 व Q2 सजाती है, जब Q1 व Q2 सजाती है, सजाती है, जब सजाती है तो यहां से Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, है ना। क्या होगा, Q1 और Q2 का जो मान होगा वो किससे बड़ा होगा, 0 से यहाँ पे बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F21, F21 पहले हमने क्या निकाला था, F12 निकाला था, क्यों, F12 की दिशा, F12 की दिशा, ठीक है, F12 की दिशा जो होगी, F12 की दिशा कैप R12 के
समान, कैप R12 के समान, तथा F12 की दिशा कैप, यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, फिर बाद में 21 निकाला था, कैप 21, कैप R21 की दिशा के समान होगी, है ना बच्चा, जो दोनों सजाती हैं। जब समान होगी अतः Q1 व Q2 के बीच क्या होगा? अब बताइए, Q1 और Q2 के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा? जब समान चिन्ह है तो क्या होगा? सजाती है तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बच्चा? प्रतिकर्षण होगा। अतः Q1 और Q2 के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दूसरी स्थिति लेते हैं, जब Q1 व Q2 विजातीय है बच्चा, क्या है? विजातीय है, तब क्या होगा? Q2 इज लेस देन 0 और क्या बनेगा? वेक्टर F12 की दिशा कैप R12 के विपरीत तथा, है ना, जब प्रतिकर्षित होगा, जब यहां से ये बनेगा, ये Q1 हो गया, ये तो मेरा प्रतिकर्षण के लिए चित्र बन गया था, और यहां से मेरा बन जाएगा Q1 और Q2, तो इन दोनों के बीच क्या होगा बच्चा? जब आकर्षण होगा, इस प्रकार से आकर्षण होगा, है ना, यहां से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो बल लगेगा वो F वेक्टर F21, यहाँ पर जो बल लगेगा वो वेक्टर ये वाला 1 2, ये वाला 2 1, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर, और बीच की दूरी क्या होगी? R। ठीक, यहाँ पर जिस प्रकार से विचित्र ये वाला बन जाएगा जब Q1 और Q2 विजातीय होंगे, तो यहाँ से कैप R12 के विपरीत तथा F21 तथा वेक्टर F21 की, बच्चा ये बहुत उठा के पटकेगा, इतना बता रहे हैं, ये बहुत परेशान करेगा तुमको, लेकिन इसको समझोगे तो बहुत आसान भी है, ये कुछ है नहीं, केवल इनको आपको समझना है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझ गए, वेक्टर के बारे में आप जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, तो F21 ये मत समझना क्या चीजें समझ में नहीं आएगी, वीडियो को कम से कम 3 बार आज देखना, इस वीडियो को लगभग 3 बार देखना, और मैं पीडीएफ दूंगा तो उसको आप और थोड़ा सा उससे मैच करके देखना, मैच करते हुए देखना। पहले पीडीएफ दूंगा, पहले आप वीडियो को देखेंगे, उसके बाद पीडीएफ देंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर आप वीडियो को देखेंगे नोट्स से मैच करके, तब आपको ये चीजें अच्छी समझ में आएंगी। विपरीत दिशा F21 की दिशा वेक्टर यूनिक वेक्टर क्या है? R21 के विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत होगी। क्यों विपरीत होगी? क्योंकि जब असमान है, जब Q1 और Q2 विजातीय हैं, तो इनके बीच क्या होगा? अतः इनके बीच क्या होगा बच्चा? इनके बीच क्या होगा? या फिर लिख सकते हैं अतः Q1 व Q2 के बीच आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसमें क्या होता है? जब आकर्षण होगा तो इस प्रकार सजातीय और विजातीय, इस प्रकार जो सजातीय और विजातीय आवेश होते हैं ना बच्चा, उनके लिए हम क्या होते हैं? पृथक समीकरण नहीं लिखते, तो क्या लिखते हैं? यहाँ से जो मैंने समीकरण 1 और 2 निकाला था, इसको मैं बिगाड़ता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 और 2 जो मैंने निकाला था उसको मैं लिखता हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे, केवल समझाने के लिए, समझने के लिए। समीकरण 1 क्या निकला था? F वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R क्यूब, और क्या था? R2 माइनस R1। और दूसरे में ये समीकरण मेरा 1 था। समीकरण 2 क्या था? F21 इक्वल टू क्या था? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R क्यूब, और क्या था? R1 माइनस R2। ये था ना बच्चा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में मैं देखूं, तो F वेक्टर F21 इक्वल टू, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं,
माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R का क्यूब। और यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचा, ये मेरा बचा है, ये मेरा क्या बचा है R2 माइनस R1। अब यहां से जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो R2 माइनस R1 हो गया, ये हो गया ना जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो अब देखो इसको हम लिखते हैं समीकरण 2 ये था, इसको हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम समीकरण 2 नहीं मानते, उसके आगे ये वाला ले लेते हैं, ठीक, समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां से समीकरण 1 व 2 से मैं देखूं, समीकरण 1 व 2 से मैं देखूं तो क्या होगा, देखो ये हम लिख ले F12 वेक्टर इक्वल टू, देखो जो मेरा यहां से यहां तक है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R2 माइनस R1, ये इतना पूरा समीकरण 2 में है लेकिन माइनस के साथ है। तो माइनस ये वाला उठा करके हम रख देंगे यहां से वेक्टर F21। और यही हम तुमको बताना चाहते थे, यही सिद्ध करने के लिए पेपर में देता है कि सिद्ध कीजिए F12 वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, यही सिद्ध करने के लिए पेपर में देता है। तो यहां से ये मेरा आ गया, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से मेरा क्या आ गया, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। इस प्रकार जो ये कूलाम का नियम होता है ना बच्चा, वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। समझ में आ गया बच्चा? अब बताओ जरा जल्दी से, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया वीडियो को बैक करना, बैक करके फिर से देखना, ठीक है। ये थोड़ा सा बिल्कुल मतलब ये क्या करता है, फिर से बता रहे हैं, उठा के पढ़ के, क्योंकि वेक्टर के बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसलिए तो ये चीजें बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको समझने वाली बात है। चलिए अगले पे आते हैं, अगला टॉपिक आ जाता है, अगले पे आते हैं हम लोग। अगला जो मेरा है वो क्या है बच्चा, वो है बहुल आवेशों के बीच बल। देखो इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। बहुल आवेशों के बीच क्या होता है, माना किसी निकाय में n स्थिर आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट Qn तक, Q1 Q2 Q3 डॉट Qn तक, यदि आवेश Q1 व Q2 के द्वारा आरोपित बल F12, ठीक है, उसके बाद क्या होता है F13, फिर F14 डॉट F1 कितने तक, n तक जो होता है, उसमें जो परिणामी बल होता है वो मेरा आ जाता है वेक्टर F1, वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 डॉट क्या होता है, डॉट प्लस में करके हम करेंगे, डॉट प्लस में मेरा वेक्टर F1n, ये मेरा आता है। और यही अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से इनको केवल लिख करके आपको याद करना है, लिख करके केवल आपको क्या करना है बच्चा, याद ही करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास बहुत कठिन हुई, वो थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, आपको नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं कि आप लोग कहोगे सर जी नहीं समझ में आया, हम जानते हैं क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे तो आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। कभी एक आध दिन और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक वेक्टर का चैप्टर लेकर के हम थोड़ा सा पढ़ाएं, ठीक है, कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए यही इतना। अध्यारोपण का सिद्धांत तक आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप वहीं से इसको कंप्लीट कर लेना। कल से हम लोग आवेश खत्म होते हैं, अब क्षेत्र पे थोड़ा सा हम लोग जंप करेंगे, अब क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, ठीक। चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए।